हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो में फिर से देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हमारी ये PYQs की सीरीज़ को लेकर मैथ्स पेपर 1 की 9th क्लास है। देखिए, इससे पहले जो है 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं मैथ्स पेपर 1 की। और अगर आप ये सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो यहीं पर इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है मैथ्स पेपर 1 ऑनलाइन PYQs। ठीक है, उस पर जाकर आप ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आज की क्लासेस के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू हैव 3 1 रुपीज़ कॉइन्स। यदि आप अभी एक्सप्लेन करूँगी, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। टू रुपीज़ कॉइन्स एंड 1 10 रुपीज़ कॉइन, इन हाउ मेनी वेज यू कैन गिव 14 रुपीज़ टू मी। यदि आपके पास तीन रुपये के सिक्के, तीन सिक्के 1 रुपये के, दो सिक्के 2 रुपये के और एक सिक्का 10 रुपये का है, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीक़ों से दे सकते हो। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4, कितने तरीके से दे सकते हो आप। ठीक है, और आपको पता है कि कितने क्या सिक्के दिए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम पहले तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक सिक्का 10 रुपये का है तो 10, 14 रुपये हमें टोटल ऐड करने हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से, पहले तो 10 ले सकते हैं। फिर दो सिक्के हैं 2 रुपये के। ठीक है, तो हम एक 2 ले लेते हैं। ठीक, और 3 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो एक तो हम 1 ले लें और फिर 1 ले लें। तो 1 2 3 4 सिक्के हो गए। ठीक, तो ये एक तो तरीका ये हो गया। 10 2 12, एक 13, एक 14, 14 होकर 14 ही रुपये हमें बनाने हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका देखो, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। इसमें बस आपको अपनी समझ लगानी है कि किस तरीके से आप जो है कितने तरीक़ों से 14 रुपये बना सकते हो। ये आपने आप क्वेश्चन में आपको दे रखा है उन्होंने कि 3 रुपये के 3 सिक्के 1 रुपये के हैं और 2 सिक्के 2 रुपये के हैं। ठीक है, तो और कौन सा भी हो सकता है? देखिए, 10 ले लिया हमने, प्लस एक सिक्का 2 रुपये का ले लें और दूसरा सिक्का भी 2 रुपये का ले लें, तो भी 14 हो जाएंगे। देखो, 10 2 12 2 14। ठीक है, अब नेक्स्ट वे कोई हो सकता है। देखिए, अगर हम 10 ये ले लें, ठीक है, और एक एक का सिक्का अगर हम यहाँ से ले लें, तीन सिक्के 1 रुपये के हैं, तो 11 12 13। फिर हमें एक की नीड है, बट एक है नहीं हमारे पास तो 2 सिक्के हैं, तो और हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम एक और वे का सोच कर देखें, तो अगर तीनों सिक्के ये ले लें तो 3, और यहाँ से ले लें तो 4, एक सिक्का 10 रुपये का, तो भी नहीं हो पाएगा। तो ओनली 2 ही तरीके हो पाएंगे जिनसे आप 14 रुपये दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई ऑल द डिजिट्स गिवन ऑन अ कीपैड ऑफ अ मोबाइल फ़ोन द प्रोडक्ट विल बी। यानी कि ये क्या कह रहा है, यदि हम मोबाइल कीपैड जो फ़ोन होता है उस पर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट तो जो है मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा ये बताना है। ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। तो बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, मोबाइल पर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको इनमें से अगर सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर आप उन सभी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सभी को मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गार्डन देयर आर 48 फुट मार्क्स ऑफ कंगारूज। यानी कि एक गार्डन में जो 48 जो है पद चिन्ह है किसके, कंगारू के, यानी कि फुट मार्क्स में उसके पैरों के निशान हैं 48, और 12 पैरों के 12 फुट मार्क्स ऑफ रैबिट, 12 जो निशान हैं पैरों के वो हैं खरगोश के, एंड 40 फुट मार्क्स ऑफ अ डक, और 40 हैं बतख के। हाउ मेनी कंगारूज रैबिट्स एंड डक्स आर स्टैंडिंग रेस्पेक्टिवली इन द गार्डन। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कंगारू, खरगोश और बतख कितने बगीचे में जो है क्रम से कितने कंगारू, खरगोश और बतख खड़े हुए हैं। ठीक है, उनके सिर्फ आपको पैरों के निशान बताए गए हैं, आपको ये बताना है कि कितने कंगारू, खरगोश और बतख खड़े हुए हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, क्या करना है आपको, कंगारू जो है उसके 48 पद चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं।
अब कंगारू के पैर कितने होते हैं, तो कंगारू के पैर होते हैं 4, तो हम इसको करेंगे 4 से डिवाइड। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 तो क्या है उसमें गार्डन में कंगारू हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, खरगोश के 12 पदचिन्ह। अब देखिए खरगोश के पैर कितने होते हैं, उसके भी 4 होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 खरगोश हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक बतख के 40 पदचिन्ह। अब बतख के कितने पैर होते हैं, ओनली 2 पैर होते हैं, तो 40/2, इस तरीके से 20 वहाँ पे बतख हैं। तो 12, 3 और 20, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a rectangular field has 4 centimeter length and 3 centimeter width. From the corner of this field, a small square of side 1 centimeter is cut off. यानी कि एक आयताकार खेत है, कोई फील्ड है, उसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इन्होंने ये कहा है कि यदि उसके साइड में से एक छोटा सा स्क्वायर काट लिया जाए 1 सेंटीमीटर का, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बिफोर कटिंग स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आफ्टर कटिंग स्क्वायर। यानी कि वर्ग को काटने के बाद और काटने से पहले जो है उसकी लंबाई का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, एक आयताकार, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये ले लिया एक आयताकार, ये हो गया हमारा आयताकार खेत। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है इसकी 3 सेंटीमीटर। इस खेत के एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काट लिया जाता है। अब देखिए यहाँ से मैंने इसमें से छोटा सा क्या काट लिया, स्क्वायर काट लिया इतना। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर को काटने के बाद इसकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, देखो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग काटने से पहले उसकी कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, तो पहले तो दी है उसने 4। अब वर्ग काटने के बाद कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे ये 4 है, इसमें से अगर आप एक छोटा सा स्क्वायर काट लोगे और ये कितने का है, ये है 1 सेंटीमीटर का काटना है, तो 1 सेंटीमीटर इसका यहाँ होगा क्योंकि वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा कैसी होती हैं, बराबर। देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर ये होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, अगर आप इसमें से इतना काट लोगे तो ये वाला हिस्सा तो निकल जाएगा, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इतने में से अगर आप ये इतना काट लोगे तो ये 3 रह जाएगी। ठीक है, एक ये इसमें फिर ऐड हो जाएगा, यानी कि ये फिर से कितनी हो जाए, काटने के बाद भी 4 रह जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, तो काटने से पहले और काटने के बाद का जो लंबाई है वो 4 ही रहेगा। रेशियो पूछा है तो 1:1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शान विशेष टू pour 2 liters of milk into 3 bottles so that the first bottle holds half of the milk, the second bottle holds 1/3 of the rest of the milk, and the third bottle holds 1/5 of the remaining milk. How much amount of milk will be left with Shan after filling all the 3 bottles? यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि शान जो है 2 लीटर दूध है उसके पास, वो 3 बोतलों में इसको इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध आए। ठीक है, और दूसरी बोतल में जो बचा दूध है उसका 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो। तो तीनों बोतल भरने के बाद शान के पास कितना जो है दूध बचेगा ये आपको बताना है। इसमें भी देखिए कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग है आपकी। देखिए उसके पास दूध टोटल कितना है, तो उसके पास दूध है टोटल 2 लीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहली बोतल में 1/2 दूध है 2 लीटर का, तो 2 का अगर हम 1/2 निकालेंगे तो ये हो गया 1 लीटर। यानी कि पहली बोतल में कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट। पहली बोतल में कितना लीटर दूध हो गया, 1 लीटर। अब क्या कह रहा है, बाकी दूध का 3/4 दूसरी बोतल में है, दूसरी बोतल में कितना है, बाकी दूध का 3/4। ठीक है, तो 1 लीटर का, सॉरी 2 लीटर में से अब हम 1 लीटर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। कितना बचा, 1 लीटर दूध। अब 1 का 3/4 ये हो गया हमारे पास 3/4 लीटर। तो दूसरी बोतल में हो गया 3/4 लीटर दूध। अब क्या कह रहा है, तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो।
तो अब देखिए दूध कितना बचा, 3/4 आया था सेकंड बोतल में, तो 1 माइनस 3/4 यानी कि 4 एकम 4 और 3 यानी कि ये बचा हमारा 1/4। अब ये कह रहा है कि इस बचे हुए दूध की तीसरी बोतल में 1/5 मात्रा हो, तो 1/4 का 1/5 निकालेंगे तो ये आएगा 1/20 और ये हो गई हमारी थर्ड बोतल में दूध। तो हमने तीनों का अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। पहली बोतल का आया था 1 लीटर, दूसरी बोतल का आया था 3/4 लीटर और लास्ट वाली बोतल का भी हमने निकाला है 1/20 लीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 इसका हो जाएगा एलसीएम, ये ऊपर आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 5 4 वरना 20, 5 दिया 15, ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 36/20, ठीक है। जब आप इसको कट करोगे तो देखो 4 से कट कर दो इसको, 4 9 36, 4 9 ये हो जाएगा 4 5 20, यानी कि आपका आ गया 9/5, यानी कि 9/5 जो है टोटल दूध की मात्रा बोतलों में भर जाएगी, ठीक है। 9/5 लीटर दूध क्या होगा, तीनों बोतलों में भर जाएगा। तो ये पूछ रहा है उसको भरने के बाद कितना दूध बचेगा। अब देखिए टोटल दूध उसके पास है 2 लीटर, 9/5 बोतल में भर गया है तो 2 में से 9/5 को हम कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 10 में से क्या, 10 में से 9 गया 1/5, 1/5 लीटर दूध जो उसके पास बचेगा। लेकिन आप आंसर देखिए, आंसर में वो क्या बोल रहा है, मिलीलीटर में दे रहा है आंसर को, ठीक है। हमने निकाला है लीटर में, तो मैंने आपको बताया है कई बार 1 लीटर में होता है आपका 1000 मिलीलीटर, कितना 1000 मिलीलीटर। तो 1/5 को लीटर से हमें मीटर में मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 1000 से कर देंगे गुणा 1000/5, इसको कट कर लो, 5 दूनी 10, 0 0 यानी कि 200 ml। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वरुण हैज़ अ 10 रुपी करेंसी नोट विद हिम, एक सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। ही परचेजेज अ पेन ऑफ 6 रुपी, शॉपकीपर गिव्स हिम सम कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी। इन रिटर्न हाउ मेनी टोटल कॉइन्स ही वॉज रिसीव, यानी कि वरुण के पास केवल 10 रुपये का नोट है। कितने रुपये का है, उसके पास 10 रुपये का नोट है, ठीक है। वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है, उसने मान लो 10 रुपये में से 6 रुपये का पेन खरीद लिया, तो कितने रुपये बचे उसके पास, 4 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है। तो एक मान लो एक सिक्का लौटा दिया 1 रुपये का, ठीक है, और दूसरा सिक्का लौटा दिया 2 रुपये का, ठीक है। तो 2 और 1 3, ठीक, यानी 4 रुपये बचे उसके पास, एक सिक्का और उसे लौटाना पड़ेगा 1 रुपये का, ठीक है। तो ये पूछा उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए, तो एक सिक्का 1 रुपये का और एक सिक्का 2 रुपये का, एक सिक्का 1 रुपये, यानी टोटल उसको जो है 3 सिक्के वापस करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, द सम ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 45, what is the sum of squares of first 3 numbers from the given 6 consecutive numbers। बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको जो सीरीज चल रही है उसमें करवा चुकी हूँ, ठीक है। आई होप अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब 6 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, पहले हमने ले ली x, तो दूसरी इनका क्या कह रहा है, योग 45 है, तो x दूसरी हो जाएगी, क्रमागत बोल रहा है ना इसलिए x+1, तीसरी हो जाएगी x+2, चौथी हो जाएगी x+3, पाँचवीं हो जाएगी x+4 और लास्ट 6 संख्या बोल रहा है तो लास्ट हो जाएगी हमारी x+5। इनका योग कितना है, 45 है, 45, ठीक। अब क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6x हैं तो 6x प्लस नंबर को ऐड कर लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 45। इसको कर लीजिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा 6x इक्वल्स टू 45 में से जब आप 15 माइनस करोगे, ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, 45 माइनस 15 ये आ जाएगा आपका 30, ठीक। और x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 6 5 30, ठीक। x इक्वल टू आ गया 5। अब ये क्या कह रहा है, 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 + 1 यानी कि 6,
और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 + 2 यानी कि 7। इनके वर्गों का योग निकालना है हमें 5, 6 और 7 के। तो 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये हमको निकालना है। तो 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36 और 7 का हो गया 49। ठीक है, इन सभी को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 9 और 6 होगा आपका 14, सॉरी 15, 15 और 5 हो गया 20, 2 हासिल, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 110 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट A1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि एक भाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या नहीं है और एक भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, हमें ये बताना है कि दोनों ए और बी सत्य हैं या एक भी सत्य नहीं है, ए सत्य है बी सत्य नहीं है, ए असत्य है लेकिन बी सत्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको यहाँ एक स्टेटमेंट बता दूँ, ठीक है, और ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। जो 1 नंबर होता है ना, तो ये जो संख्या 1 होती है ना तो ये भाज्य संख्या होती है और ना ही ये अभाज्य होती है। ना ही हम इसको अभाज्य कह सकते हैं, ना ही हम इसको भाज्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ 3/20 इज, यानी कि 3/20 का 2/3 है। देखिए 3/20 का मतलब हो गया 3/20। ठीक, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। 3/20 का 2/3 पूछा है, तो इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका 2/3, तो 2/3 का मतलब होता है 2/3। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से आपका 3 कट जाएगा, 2 से आपका ये कट जाएगा, 10 टाइम्स 1/10 आ जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे 1/10। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई है। देखिए कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है। मैंने बनाया था 3/20 का 2/3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2/20, यानी कि 2/20 बोल सकते हैं इसको। मैंने क्या किया था, इसको काट दिया था और मैं काटने के बाद जो आंसर चेक कर रही थी, इतना माइंड में नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2/20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। गीता वॉन्ट्स टू फेंस अ लैंड विथ 100 मीटर वायर, which shape of the land she should fence so that she can have the maximum area। ये क्या कह रहा है कि गीता जो है 100 मीटर के तार से एक ज़मीन पर बाड़ा लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। देखिए 4 जो है आकृति यहाँ पर दी हुई हैं। एक दिया गया आपको त्रिभुज, दूसरा दिया गया है आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग, तीसरा दिया गया है आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत, और चौथा दिया गया है आपको वृत्त। आपको ये बताना है उसे किस आकृति पर जो है बाड़ लगाना चाहिए जिससे वो अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि उसके पास हो। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको सेम पैरामीटर की अलग अलग डिफरेंस आकृतियाँ दी हुई हों तो क्या होता है कि जिस आकृति की भुजा जो है सबसे छोटी होती है उसका क्षेत्रफल जो है ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ 3 भुजाएं हैं, यहाँ 4 भुजाएं हैं, यहाँ 4, लेकिन वृत्त में आपको कोई भी भुजा नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीचर गिव्स स्वराट 2 शेप्स अ रोम्बस एंड अ काइट, यानी कि एक टीचर है, उसने स्वरा को 2 आकृति दी है, एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज और दूसरी उसको पतंग दी है, काइट दी है। सी आस्क हर टू टेल द नेम ऑफ द शेप हैविंग मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्वरा रेस्पॉन्डेड, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि किस आकृति में ज़्यादा सममिति की लाइन्स होंगी, उस आकृति का नाम आप बताइए। ठीक है, पतंग में होंगी या समचतुर्भुज में होंगी या फिर दोनों में इक्वल होंगी या फिर दोनों देयर इज
या फिर किसी भी आकृति में कोई सममिति लाइन नहीं होगी। तो देखिए मैं पहले भी सममिति से रिलेटेड क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। सिमेट्री से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। देखिए सिमेट्री का मतलब है हम किसी भी आकृति को जब बीच में से काटें या कहीं से भी उसको हम फोल्ड करें, कट करें, तो बिल्कुल समान आकृति बने। जैसे कि ये मैंने लिया एक आयत, जब मैं इसको यहाँ से काटूं तो इतना ही इधर है और इतना ही इधर है, यानी कि समान आकृति बने काटने पर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्री यानी कि सममिति। अब जैसे ये इसके पास दो आकृति दी है इन्होंने, एक है समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज होता है इस टाइप का। ठीक, ये है हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, काइट यानी कि पतंग दी है उसने। तो पतंग हमारी होती है कुछ इस शेप की, आगे से थोड़ी छोटी होती है, पीछे से थोड़ी इसकी लाइंस बड़ी होती हैं। तो देखिए अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो इसमें आपकी कितनी सिमेट्री बनेगी। एक तो आप इस तरीके से काट सकते हो इसको, है ना, दूसरा आप इसको इस तरीके से काट सकते हो। दो तरीके से ही आप इसको काट सकते हो। दो सिमेट्री, इसमें दो सममिति बन जाएंगी। आप इसको ऐसे काटोगे तो भी ये बराबर बनेगी। ठीक है, आप इसको ऐसे काटोगे तो भी ये बराबर की बनेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी पतंग की। तो इसमें आप सिर्फ एक ही बना सकते हो, वो भी ऐसे। ठीक है, ये वाली सिमेट्री बन जाएगी। आप ऐसे इसको काटोगे बीच में से, तो जैसी इधर आपको दिखाई दे रही है वैसे ही इधर आपको शेप दिखाई दे रही होगी। लेकिन अगर आपको इसमें ऐसे ऐसे नहीं काट सकते हो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर छोटी लाइन्स बनेंगी, यहाँ पर बड़ी लाइन्स बनेंगी, सेम आकृति नहीं बन रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि हमारी जो समचतुर्भुज है उसमें दो सममिति बन रही है, पतंग में हमारी एक बन रही है। इसने क्या कहा है टीचर ने कि जिस आकृति में अधिक रैखिक सममिति हो उसका नाम बताइए। ठीक है, तो समचतुर्भुज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रोम्बस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे ही ड्रिंक्स 14 ग्लास ऑफ वाटर रेगुलरली इफ द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज 300 ml हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर ही ड्रिंक्स इन अ वीक। यानी कि डॉक्टर ने जो है अमन को रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है और वह नियमित रूप से एक दिन में 14 ग्लास पानी पीता है। यदि ग्लास की क्षमता 300 ml है तो एक सप्ताह में वह कितना पानी पीता है, ये हमें बताना है, कितने लीटर पानी पीता है। ठीक है, अब देखिए वो एक दिन में कितना पानी पी रहा है, 14 ग्लास, और एक गिलास में कितना पानी आ रहा है, 300 ml। जब एक गिलास में 300 ml पानी आ रहा है तो 14 ग्लास में कितना आएगा, 14 का कर दो मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 300, 14 दिया हो गया आपका 42, यानी कि 4200 ml पानी आएगा 14 ग्लास में। यानी कि इतना पानी वो एक दिन में पीता। अब जब वो एक दिन में 4200 ml पी रहा है तो एक हफ्ते में यानी 7 दिन में कितना पिएगा, तो 7 का कर दो मल्टीप्लाई, 7 गुणा 4200, ये हो जाएगा आपका 0 0, 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28, 29,400 ml इतना पानी पिएगा वो एक हफ्ते में। अब ये निकला है हमारा मिलीलीटर में, आंसर निकलवा रहा है लीटर में। मैंने आपको बताया 1 लीटर में होता है 1000 ml। ठीक, तो लीटर से मिलीलीटर में करते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं और मिलीलीटर से लीटर में करते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं। तो इसको 29,400 को हम कर देंगे 1000 से डिवाइड। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29.4 लीटर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडिल अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड 1। यानी कि जो 1 संख्या है इसमें बीच वाले नंबर में हमें ये बताना है, तो बीच वाला नंबर है n, वो कौन सा एंगल बनाएगा, कौन सा कोण बनाएगा। तो n जो है कौन सा कोण बना रहा है, ये देखिए एक तो यहाँ पर कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बनना है। आप सभी जानते हैं जो इस तरीके का एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जब आप इसमें से बीच में से ऐसे घटा दोगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 45 डिग्री। और मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस ईयर में, वहाँ मैंने आपको सारे कोण समझाए थे। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल यानी कि समकोण, और जो एंगल 90 से कम का होता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक, और जो एंगल 90 से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अलग होता है। ठीक है, उसका कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको
ये समझाऊंगी, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अभी देख रहे हैं आप कि NE में ये कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का बनना है, तो इसको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो एक्यूट एंगल इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेडागोजी से रिलेटेड है। चलिए अब ये निकल आया तो इसको भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, यानी कि जॉर्ज पोलिया का जो समस्या समाधान का मॉडल है उसके अनुसार सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा क्रम दिया था मैंने आपको ये बताया भी है। ठीक है, तो पहले आता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को समझना कि समस्या आखिर में है क्या। उसके बाद आता है उसके लिए समस्या के लिए योजना तैयार करना, एक योजना बनाना कि किस तरीके से हम उस पर काम करेंगे। उसके बाद आता है उस पर काम करना, और फिर आता है लुक बैक, यानी कि पुनः जांचना कि जो भी हमने कार्य किया है वो सही डायरेक्शन में हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, अगर आप एक लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोस किसी के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, और देखिए बहुत जल्दी ही मैं साइंस पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ और मैथ्स पेपर 2 की। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नया टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।